चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। 5.2 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 5.3 करेंगे। ठीक है, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, जल्दी करेंगे, है ना। और चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज का हमें सम बताना है। तो सम बताना, तो पहले सम के फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं कि सम का फॉर्मूला लगने कौन से वाला है ना। क्योंकि अभी तक हम कौन सा फॉर्मूला देख चुके हैं, nth टर्म का फॉर्मूला देख चुके हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वो तो तब लगाया जाता था जब हमें nth टर्म निकालनी रहती थी, या हमें ये चेक करना रहता था कि ये जो टर्म है एपी में कब आने वाली है, कौन से नंबर पे आने वाली है। ठीक है, लेकिन इस बार अब आपको सम निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला रहता है उसे हम एस एन से डिनोट करते हैं। एस नीचे एन, एन ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस वन डी। ये फॉर्मूला है। इसका प्रूफ हमने कब देख लिया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे था। अब हम सिर्फ इसके यूज कैसे आएगा, कैसे यूज करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तीन वेरिएबल आ रहा है। ए कौन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जो भी एपी आपको दी होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये तो हम ए एन टर्म में भी रिप्रेजेंट करते थे। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है वो एन होगा। उन्होंने बोला 5 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो एन की जगह 5 रख देंगे। 6 बोला तो 6 रख देंगे। डी क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म ऑफ एपी में से फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को माइनस कर दोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, या कोई सी भी दो टर्म को एपी की पकड़ो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो बाद वाली में से पहले वाली को, तो आपको डी मिल जाएगा। और कोई यूज होने वाला है क्या, नहीं। सबसे जरूरी याद रखना, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट एन टर्म, इस पे कोई ध्यान नहीं देता ये फर्स्ट पे। फर्स्ट का मतलब ये होता है कि एपी की किसी भी टर्म का सम नहीं। जैसे कोई एपी लिखी हुई है, सपोज करिए 1 + 2 + 3 + 4 है ना, ऐसे चलते जा रही 10 तक। मैंने बोला फर्स्ट 3 टर्म का सम बताओ या फर्स्ट 2 टर्म का सम बताओ, तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक का सम, फर्स्ट 2 टर्म का सम। कोई सी भी 2 टर्म का सम नहीं। अगर इन 2 टर्म का सम नहीं आएगा, अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो वो इन 2 टर्म का सम बताएगा। स्टार्टिंग से 2 टर्म काउंट करता है। तो इस वर्ड पे बड़ा ध्यान देना, इस पे लोग ध्यान नहीं देते, है ना। वो समझते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, ये गलत है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्या ना भैया, अगर मुझे एपी में ये मालूम है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म है और मुझे लास्ट टर्म भी मालूम है, तो मैं कोई एक फॉर्मूला और होता है, तो मैंने बोला बिल्कुल होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल। ये कब लगाया जाएगा, ये भी वही फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का। ये कब लगाया जाएगा, जब हमें लास्ट टर्म पता होगी। देखो इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहा है। ए फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, अब भी लिखा है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। एल आ गया, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी। अगर एपी की लास्ट टर्म पता है आपको तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों ही फॉर्मूले लगाते हैं, है ना। जौन सा जरूरत के हिसाब से काम आएगा हम वो वाला यूज कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया, इस एक्सरसाइज का मतलब समझ में आ गया कि इस एक्सरसाइज में हमें इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें ये एक एपी दी हुई है ना। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन है ना। तो ये एपी दी हुई है, इसकी आपको सम निकालना है। कितनी टर्म तक का सम निकालना है, 2 10 टर्म्स। ये लास्ट टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि इस तरीके से 10 टर्म लिखी हुई है। तो आपकी एपी क्या है, तो आप बोलोगे हमारी एपी दी हुई है भैया 2 पहली टर्म, सेकेंड टर्म 7, फिर 12, और इस तरीके से ये पी चल रही है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है ये है 10 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है ये, 10 टर्म्स है। एपी तो हो सकता है बहुत बड़ी हो, लेकिन हमें स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, सम बताना है। तो हमें बताया है कि सम के लिए हमें पहले सबसे पहले जो भी वेरिएबल यूज होते हैं उनके बारे में बता दें। कितने वेरिएबल यूज होते हैं, 3, ए डी एन। इनके बारे में बताओ। ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है मतलब 2 दिया हुआ है। डी कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके, है ना। सेकेंड टर्म 7 है -2, तो 7 - 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका डी आ गया 5। चलो डी आ गया। एन आते हैं। एन मतलब है कितनी टर्म का सम चाहिए, तो क्वेश्चन में बोला है 10 टर्म का सम चाहिए। 10 टर्म्स, तो एन की वैल्यू आ गई 10।
तीनों आ गई। अब आते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला। तो अब एन की जगह हम एस एन, हमें मालूम है एस एन बराबर कितना होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एन की जगह कितना रखाएगा, 10। अगर एन की जगह 10 रखा रहा है तो हर जगह रखाएगा, यहाँ भी रखाएगा इस एन की जगह। लोग इस एन में रखना भूल जाते, ठीक है। एन बाई टू, एन बाई टू मतलब 10/2, ठीक है। 2a, ए की जगह कितना रखेंगे 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, छोटी कैलकुलेशन तो आप वहीं की वहीं कर लें, है ना। प्लस n माइनस वन डी, n माइनस वन, एन कितना है आपका, n है आपका 10, तो यहाँ रखोगे 10 माइनस वन कितना आ जाएगा 9, ठीक है। इंटू डी, डी कितना है आपका, डी है आपका 5, तो आप यहाँ पे 5 रख देंगे, ये आपका 5 आ गया। इसे सॉल्व कर ले, 10/2 कट के कितना हो गया 5, 4, 9 5 जा 45, सॉरी 45, 5 प्लस 4 प्लस 45 कितना हो गया 49, और 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 और 45 295, है ना, 295, ठीक है। एक बार और चेक कर लो, 5 9 जो 45 और 4 बचा, 5 चौके 20, 245 आएगा, 5 चौके 200, हाँ 245, 245 आएगा, सॉरी, है ना 245। मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे। ये जो आया है वो S10 आया है। S10 का मतलब क्या हुआ, अगर किसी ने लिख दिया S10 बराबर 245, इसका मतलब है कि एक AP है जिसकी पहली 10 टर्म का जो सम है वो 245 है। पहली अगर 10 टर्म है, अगर उनको हम ऐड कर लेंगे तो 245 आएगा, ठीक है, सबका सम। इसके सारे जो नोटेशन है, ये सिंबल है, इनका मतलब जरूरी है पता होना। कल को क्वेश्चन में S10 दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। इस बार आपने S10 निकाला तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी मतलब काम नहीं था, एक तरीके से आपको वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था बस। तो आपने देखा है ना, पहला क्वेश्चन कितना सिंपल था। इसी के बिहाफ पे दूसरा क्वेश्चन बना होगा, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन समझ गए। पहला क्वेश्चन स्लो कराया जाता है ताकि बच्चे के दिमाग में चला जाए कि ना हाँ यार कहानी काम कैसे करना है, फिर इसके बाद अपन स्पीड थोड़ी बढ़ा लिया करना, है ना। चलो हमें कितनी टर्म का सम निकालना है, 212 टर्म्स, 12 टर्म है, ऐसी 12 टर्म है, इनका सम निकालना है। तो इसका मतलब है ये ए दिया है माइनस का 37, ठीक है। डी कितना दिया है, डी मतलब होता है बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को घटा दो, कोई भी 2 टर्म पकड़ो लगातार की, आपने ये दोनों पकड़ी। तो माइनस के 33 बाद में लिखा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का 37। ये गलती कर देते हैं लोग, एक माइनस नहीं लगाते। तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस का 33 प्लस का 37, तो डी कितना आएगा, डी आया प्लस का 4, डी आया प्लस का 4। लोग जल्दबाजी में डी माइनस 4 बोल देते हैं, ठीक है, तो प्लस 4 है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरा तरीका देखो सोचने का, माइनस 37 से लेके आप माइनस 33 की तरफ जा रहे हो, तो आपने क्या करा होगा, आपने 4 ऐड करा होगा, तभी तो डाटा कम हो गया, है ना। फिर आपने माइनस 33 में 4 ऐड करा होगा, तब तो माइनस 29 आया। तो आप ऐसे सोचो कि ये जो भी टर्म लिखी है, इसकी जो बाद वाली टर्म है वो कब आ रही है, उसमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, +4 की -4। अगर +4 करने वाला है तो डी आपका 4 आया, और अगर -4 ऐड करने पे आ रहा है तो डी -4 आ गया। सपोज करो ये लिखा होता माइनस का 37, फिर लिखा होता माइनस का 41, फिर लिखा होता माइनस का 45। ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म कब आई, जब हमने इसमें -4 ऐड कर दिया। फिर कब आई, जब इसमें -4 ऐड कर दिया, तो डी -4 होता, ठीक है। तो आपको डी देख के ही पता चल जाना चाहिए, आपको डी पता चल गया 4 है। चलो एन कितना है, कहना एन 12 है, क्योंकि हमें 12 टर्म का सम निकालना है। अगर वो बोलते 15 टर्म का सम निकालो तो एन 15 रख देते। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन, है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब आप बोलोगे आपने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, n/2 a प्लस l। तो हम बोलेंगे आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम ना। लास्ट टर्म क्या होगी, आपको पता है 12 टर्म का सम निकालना है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो a12 होगी, a12 वो आपको नहीं मालूम, इसलिए आपने वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। क्या हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन जितना टाइम उसमें निकालेंगे फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 फॉर्मूले लगाने से टाइम खर्च होता है ना। हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे करना है, वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों फॉर्मूले तो आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा कि किससे हमारा आंसर जल्दी आ रहा है। दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं एक क्वेश्चन में, लेकिन आपको लगाना कोई एक ही है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 12/2, एन की जगह 12 रखा तो 12/2 हो गया। 2a, a मतलब -37, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 37 × 2 60 और 14 74, माइनस का 74 है ना, हाँ 74।
प्लस का n-1, n-1 मतलब 12-1 मतलब 11, और d की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4। देखो जो छोटी मोटी कैलकुलेशन वही सॉल्व कर लेना। ये देखो 12/2 भी ना लिख के मुझे 6 लिख देना चाहिए था पहले ही, है ना, क्योंकि जितनी कॉपी साफ दिखेगी उतना अच्छा। इनको काट के 6 मत लिखना, समझ जाती फैकल्टी की आपने उसको सॉल्व करके 6 लिखा है। काटोगे तो कॉपी गंदी दिखती है, जो हमें नहीं दिखानी। तो माइनस का 77 प्लस का 44, 74 प्लस 44 सॉल्व करो जरा, कितना आ गया, ये 0 आ गया और ये माइनस का 3 आ गया, माइनस का 30 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 180 आ गया। ये क्या आ गया आपका SN, n की जगह वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट नहीं करी, कितनी 12, तो ये S12 आ गया। ठीक है, S12 का मतलब क्या हुआ, पहली 12 टर्म का सम जो है माइनस का 180 है। ये आपने कौन सा क्वेश्चन करा, M1, पहले तरीके से कर दिया, पहला फॉर्मूला लगा के। मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से भी करके बताता हूँ, ताकि आपका दिमाग और चले कि ना यार अच्छा एक ही क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लग जाते हैं, हमें कौन सा लगाना है ये हमें डिसाइड करना है ना। सबसे आसान यही है, क्योंकि इसमें सीधा चलना है। ठीक है, क्या ना भैया, अगर मुझे सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना होता तो कैसे काम करता, तो मैंने बोला देखो भाई, सेकंड फॉर्मूला अगर आपको लगाना होता तो सेकंड फॉर्मूले के लिए आपका सेकंड फॉर्मूला कब काम करता है, जब आपको लास्ट टर्म पता हो। तो लास्ट टर्म मतलब a प्लस एल, ये तब काम करता। आपको a पता है, n पता है, लेकिन l नहीं मालूम, l मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कैसे निकालें, तो लास्ट टर्म का मतलब है कि a से p में कितनी टर्म का सम निकालना है, 12 टर्म का। तो लास्ट में नंबर पे कौन बैठा होगा, तो आप बोलोगे जो 12वीं टर्म होगी वही तो AP की लास्ट टर्म होगी, क्योंकि वहीं तक का तो सम निकालना है। AP कहीं तक भी जा रही हो हमें उससे मतलब नहीं, उन्होंने बोला ना 12 टर्म का सम, तो 12 टर्म का सम निकालना, तो जो लास्ट बंदा होगा वो होगा A12 सही है। क्या होगा लास्ट टर्म, तो जो लास्ट टर्म होगी वो होगी A12। क्यों, क्योंकि 12 बंदे बैठे हुए, एक लाइन में 12 बंदे बैठे हुए हैं, तो जो लास्ट बंदा होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, A12, है ना। 12th नंबर पे बैठने वाले बंदे का नाम मतलब A12। A12 कैसे निकालेंगे, तो कहना भैया A प्लस का 11D, आपने पिछले लेक्चर में सिखाया था, यहाँ 12 है, A लिखो और एक D कम लिख दो, 12 है तो 11D लिख दो। फॉर्मूला कौन सा लगाया, वही A प्लस n-1D वाला। ठीक है, A मालूम है, कहना माइनस का 37 प्लस का D कितना है 4 आ गया, तो माइनस का 37 प्लस का 44 कितना आ जाएगा भाई आपका 3 4 7 आ गया, तो प्लस का 7, तो L आ गया आपका 7, L आ गया कितना 7। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे n की जगह कितना रखोगे आप 12, n की जगह 12 रख दिया, तो फर्स्ट 12 टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो n की जगह रखा 12, तो 12/2 हो गया। a कितना है, a है आपका माइनस का 37 और l कितना है, l है आपका 7। मैंने सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपको पता चला ये 6 आ गया और ये कितना आ गया माइनस का 30 आ गया। मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस का 180 आ गया, ये S12 आ गया। क्या वही आंसर आया जो पिछली बार आया था S20, मतलब फर्स्ट 10 जो पिछले फॉर्मूले से जो आपने फॉर्मूला लगाया था उससे और इससे सेम आंसर आया, बिल्कुल सेम आंसर आया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए माइनस का 180 आया। तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन में आपने दोनों फॉर्मूले लगाए, एक से भी दोनों से आंसर सेम आया। चीज क्या थी यहाँ पे सीखने वाली, सबसे जरूरी चीज बताओ यहाँ पे जो सीखने वाली थी। तो आप बोलोगे कि भैया हमें लास्ट टर्म हम खुद बता सकते हैं, अगर वो नहीं दे रहा तो हम समझ जाएंगे थोड़ा दिमाग लगा के कि अगर 12 टर्म है तो जो लास्ट टर्म होगी वो A12 होगी, अगर 20 टर्म होती तो जो लास्ट टर्म होती वो A20 होती, क्योंकि 20वें नंबर पे पाई जाने वाली टर्म ही तो लास्ट टर्म कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने लास्ट टर्म के बारे में ये बताया। ये आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आपका आगे के क्वेश्चन बहुत आसान हो गए, है ना। तो ये मेथड नंबर कौन सा देखा आपने, मेथड नंबर 2 देखा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इससे आपको पिछले क्वेश्चन से क्या समझ में आ गया कि हम एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड लगा सकते हैं, लेकिन लगाना कोई एक ही है ना, आपको जो भी अच्छा लगे। चलो, ए कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आप बोलेंगे 0.6। डी कितना दिया हुआ है, तो आप डी ऐसे सोचो 0.6 में क्या ऐड करा होगा कि 1.7 आया, तो प्लस से प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कुछ प्लस वाली क्वांटिटी ऐड करी होगी और वो करी होगी 1.1, तभी तो 1.6 आया। या दूसरे तरीके से 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी 1.1 आ जाएगा। n कितना है 100 और हमें क्या निकालना है S100 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा n/2 मतलब 100/2। अब तो आप डायरेक्ट कर सकते 2a मतलब 2 × 0.6
प्लस का n-1, n मतलब 100 मतलब 99 हो गया, और d कितना आया 1.1। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी आप कर ही लेंगे। चलो, आप बोलोगे भैया अगर इसमें मुझे दूसरा मेथड लगाना होता तो मैं बोलता कि देखो अगर 100 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होती, तो लास्ट टर्म होती a100 कैसे निकालते आप, a + 99d। a मालूम है, 99 भी मालूम ही है, और d की वैल्यू आपको पता है, इससे आपको a100 मिल जाएगा, और a100 मिल गया फिर आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे सेकंड वाला, ठीक है। बाकी तो आप कर लेंगे, कैलकुलेशन ही है क्या। एक बार चीज़ें समझ में आ जाए ना तो फिर इसमें टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम पहले 2 क्वेश्चन बड़े स्लो कराए जाते हैं ताकि बेस बन जाए, इसके बाद तो सब कर लेते हैं यार। ये आप खुद कर लेंगे, है ना, खुद कर लेंगे। आपको मालूम है a कितना है, a कितना है 1/15, 1/15, ये आपका a हो गया, ये a हो गया। d कितना है, तो d आएगा 1/12 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/15, सही है। एलसीएम कितना आएगा आपको मालूम है, 12 और 15 का एलसीएम आता है 60। यही पहला बंदा है जो दोनों की टेबल में आता है। कैसे निकालते हैं वही जो आपको मालूम है ना, इस तरीके से 12 और 15 करके। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 4 जा, 3 5 जा, फिर 2 से कहा जा रहा है, 2 2 जा 5, फिर 2 और फिर 5, मल्टीप्लाई कर दो 10 20 और 23 जा 60, वही तो मैंने लिखा। फिर 12 से 60 को डिवाइड करा, 5 आया, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 5 आ गया। 15 से 60 को 15 से डिवाइड करा, 4 आया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया। तो d कितना आ गया, d आ गया 1/60। बस a मिल गया, d मिल गया, n ये 11 दिया हुआ है, आप फॉर्मूला लगा के कर लेंगे पहले फॉर्मूले से। और दूसरा फॉर्मूला लगाना तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, अब आपको समझ में आने लगा होगा। लास्ट टर्म होगी क्या ना भैया, अगर 11 टर्म है तो इसका मतलब है जो लास्ट टर्म है वो a11 है, और जो मैं किस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ क्या ना भैया, a + 10d से निकाल सकता हूँ। तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर पाएंगे, है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे तरीके से, उनके 2 मेथड देख लिए, बाकी के 2 क्वेश्चन हमसे खुद बन गए, और इसी तरीके के आपसे लगभग कई क्वेश्चन बन गए। तो करने का तरीका यही है कि एक टाइप का 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, बाकी वो पूरा टाइप ही क्लियर हो जाता है। उस टाइप में 100 क्वेश्चन भी होंगे तो सब बन जाएंगे, है ना, तरीका ये है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो, इनका सम निकालना है, ये कुछ टर्म लिखी हुई है, इनका सम निकालना है। क्या ना निकाल देंगे, सम निकालने में क्या है। तो मैंने बोला अगर आप सम निकालोगे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप बोलोगे भैया मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सम का n/2 2a + n-1d, ठीक है। सुनना जरा, समझने की कोशिश करना। आप बोलोगे a मुझे मालूम है, d मुझे मालूम है, देख के पता चल रहा है। n कहां से लाऊंगा, n नहीं मालूम, और अगर n नहीं मालूम तो n रख नहीं पाऊंगा, और रख नहीं पाऊंगा तो आंसर आएगा नहीं नंबर में, और मुझे तो आंसर नंबर में चाहिए, वेरिएबल में थोड़ी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कब तक रहेगा जब तक आप n की वैल्यू नहीं रखोगे। तो n की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो किसी एक बंदे ने बोला भैया एक काम करो ना, ये वाला फॉर्मूला ना लगा के दूसरा वाला लगा दो, n/2 a + l, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है a + l, लास्ट टर्म पता है 84। मैंने बोला बिल्कुल सोचते हैं। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले पे आए तो आपको मालूम है a मालूम है, l मालूम है, लेकिन n तो अभी भी नहीं मालूम, और अगर n नहीं मालूम तो फिर आप नहीं रख पाओगे, तो आंसर वेरिएबल में आएगा, n के फॉर्म में आएगा, और अब वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आंसर आपको नंबर में चाहिए, सम नंबर में होगा कि इतनी टर्म का सम इतना है, 20 है 30 है जो भी है, ठीक है। आंसर n में नहीं देना। तो पूरी कहानी में क्या है, तो आपको ये पहले ही समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले n निकालना है। क्या निकालना है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो कभी भी क्वेश्चन शुरू करो तो आपको सारे वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। वेरिएबल 3 आने वाले हैं बस, a and d, एंड ऐसे लिखते हैं ना। एक वेरिएबल अगर AP दी है तो मिल जाएगी, d अगर AP दी है तो पता चल जाएगा, n अकेला निकालना रहता है। a and d अगर आपको मालूम है, आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो AP का, सब आंसर आ जाएंगे आपको। अगर इन तीनों में से एक बंदा भी मिसिंग है तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो n निकालते हैं। तो n कैसे निकालें, तो हमने ये पिछले लेक्चर में सीखा था, पिछले लेक्चर में जो 5.2 थी उसमें सीखा था कि n नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म का हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, हमने 2 तरीके देखे थे, दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर इस AP में 84 तक जा रही है, AP 7 से स्टार्ट हो रही है और 84 तक जा रही है ना, और मुझे अगर नंबर ऑफ टर्म पता करने हैं तो मैं जो लास्ट बंदा है उसकी पोजीशन पता कर लूँगा। उसकी पोजीशन अगर 10 निकली तो इस AP में 10 टर्म है,
उसकी पोजीशन अगर 20 निकली तो इस एपी में 20 टर्म है। तो कहना उसकी पोजीशन निकाली कैसे जाती है, तो मैंने पोजीशन निकालने के लिए आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? सबसे पहले तो लिख लो ए कितना है, तो आप बोलोगे ए 7 है। डी कितना है, ये लिखा हुआ है 20 + 1, 21/2 माइनस का 7। सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 14 मतलब 7/2, तो आपका डी 7/2 है ना। डेसिमल में सॉल्व मत करना, डी इतना है। तो 84 की पोजीशन पता करना है, तो मैंने बोला कि 84 को लेट nth टर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू 84 को nth टर्म ऑफ एपी मान लिया करे। nth टर्म ऑफ एपी मतलब an के सामने बैठा दिया करे 84 को। पिछले के लेक्चर में हमने सीखा था कि जिस भी एपी में जिस भी बंदे की पोजीशन पता करना है उसको उठाओ और उसको an के सामने बैठा दो। देखो an के सामने बैठा दिया और an का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, n मिल जाएगा। यही हमने सीखा था। तो फॉर्मूला लगाओ भाई, a + n - 1d इक्वल्स टू 84। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लूँ। a की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 7। n तो मुझे निकालना है तो n - 1 ही रहेगा। d की वैल्यू, d आया 7/2, तो ये हो गया 7/2 इक्वल्स टू में 84 चल रहा है। कहना हाँ ठीक है। तरीके अब सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 7 उस साइड जाएगा तो n - 1 7/2, 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 77 बच जाएगा। सही है। फिर अब इसे सॉल्व करो जरा, तो आप देख रहे हैं इस 7 ने इस 77 को 11 टाइम्स काट दिया। डायरेक्ट काट सकते हैं हम बिल्कुल। फिर ये 2 उस साइड मल्टीप्लाई में चला गया तो ये हो गया 22। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 33। n की वैल्यू कितनी आ गई? 33। इसका मतलब है कि जो 84 है वो किसकी वैल्यू है? A33 की। A33 का हिंदी में मतलब बताओ, तो आप बोलोगे 33 टर्म ऑफ एन एपी इज 84, मतलब 33वीं टर्म इस एपी की 84 है। तो इस एपी में अगर आप 33 नंबर पे जाओगे तो आपको 84 मिलेगा। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स आ गई आपकी 33। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट टर्म है 84 ये 33 नंबर पे बैठा है, इसलिए मैंने इसका नाम A33 = 84 रख दिया। तो आपने कैसे नंबर ऑफ टर्म पता करी? फिर से देख लो, क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में देख चुके। अगर कई बच्चे इसी लेक्चर में आए हैं तो सबसे अच्छा तरीका नंबर ऑफ टर्म निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना तो जो लास्ट बंदा है उसकी जो पोजीशन होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म होगी, क्योंकि अगर वो 10वें नंबर पर बैठा तो इस एपी में 10 टर्म है। तो उस बंदे को उठाओ और an के सामने बैठा दो। देखो an के सामने बैठा दिया उस बंदे को, और फॉर्मूला लगा दो an का। अपने आप आपका n मिल जाएगा, और जो n मिलेगा उतनी ही नंबर ऑफ टर्म इस एपी में है। ठीक है, ये एक तरीका। आप बोलोगे दूसरा तरीका क्या था? तो मैं बोलूंगा दूसरा तरीका देखो यहाँ पे बता दूं, M2 मेथड। मैंने नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ L - a, डिवाइड कर दो उसको कॉमन डिफरेंस से, और जो भी आंसर आ रहा है उसमें +1 कर दो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करना तो ये बेसिक है, ये फॉर्मूला बना इसी से। चलो, n तो मुझे निकालना है। लास्ट टर्म कितनी मेरी? 84 माइनस फर्स्ट टर्म मेरी कितनी? 7। d कितना है मेरा? d आया मेरा 7/2, तो ये 7/2 हो गया। प्लस का 1 बाहर चल रहा है। n इक्वल्स टू ये हो गया 77, ये 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, नीचे 7 प्लस का 1। इसको सॉल्व करिए जरा, है ना, इसको सॉल्व करिए माइंड में। देखो 7 से 77 गया 11 टाइम्स, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। यहाँ तो 23 आ रही है, यहाँ की 33 कैसे आ रही है आपकी? 11 22 23, अरे यार 23 ही तो आएगी। देखो यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, और ये 1 जब इसमें ऐड होगा तो ये 23 होगा। सॉरी, वो आप समझ गए होंगे, ये 23, तो ये A23 है, मतलब 23rd टर्म ऑफ एन एपी इज 84। ये गलती मुझसे हुई क्योंकि कैलकुलेशन में देखो हमने यहाँ 22 लिखा था, लेकिन 1 ऐड करने पे हमने 33 कर दिया। 22 में 1 ऐड करने पे 33 कब से आने लगा भाई? 23 आएगा, है ना। तो वो हमसे गलती हुई, लेकिन हमने दूसरा मेथड लगाया तो हमें गलती पता चल गई, नहीं तो हम उसी के बिहाफ पे कर देते, है ना। चलो, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब है इस एपी में नंबर ऑफ टर्म 33 नहीं 23 है। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं अपन, ये 23 है नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका। आपको जो अच्छा लग रहा है, लोग इसको प्रेफर कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि भैया हमें तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे। तो मैंने बोला अच्छी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर पा रहा है तो डायरेक्ट मिल जाएगा।
और आप बोलोगे आप बताओ भैया मुझे कौन सा करना चाहिए, तो मैं इसकी सलाह दूंगा कि जिस भी बंदे की टर्म निकालना उसको ए एन के सामने बैठा दो। इससे क्या होता है कि ए एन के सामने बैठाने से हमें उस बंदे की पोजीशन पता चल जाती है। एन मिल जाएगा तो वो जो एन मिल गया, मान के चलो 23, तो इसका मतलब है 23 84 जो है 23 पोजीशन पे बैठा हुआ है इस एपी में। तो कल को अगर 84 की जगह अगर मैं 14 उठा के रख देता, 84 की जगह क्या रख देता 14, तो मेरा मानो मैं एन कितना आता 3 आता, क्योंकि एन 14 कौन से नंबर पे बैठा है 3 नंबर पे। तो जिस भी बंदे की पोजीशन पता करना एपी में उसको उठा और ए एन के सामने बैठा दो। ये हो गया, चलो ठीक है। तो ये दूसरा मेथड मिटा रहा हूं हम, है ना। तो मुझे एन मिल गया अगर आपको एन मिल गया है ना, एन मिल गया है, अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें इतनी जगह में। चलो इतनी जगह में आप लगवा देंगे, मैथ तो ऐसे ही करी जाती है भाई, जहाँ जगह दिख रही वहाँ मैथ कर दो, है ना। सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही तो है। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। तो एन तो अब मुझे पता चल गया 23 है। चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस एन बाई 2 ए प्लस एल। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, एल वाला, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। वो वाला भी लगा सकते हो, वो भी आसान है, लेकिन जब मुझे लास्ट टर्म पता है तो इसमें कैलकुलेशन कम है, तो मैं ये वाला लगाऊंगा। मैंने बोला था ना पिछले जॉन सा, आपको तो दोनों है आपके पास ऑप्शन में, आपको जॉन सा लगाना है। एन हमें पता चल गया 23 है, तो यहाँ हो गया 23/2। ए कितना है भैया, ए है 7, और एल मतलब लास्ट टर्म जो कि 84 दी हुई है। 84 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, है ना, 6 और 7 91 आना चाहिए, 91। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो आपका S23 आ गया। S23 कितना आ गया, 23 इंटू 91/2, है ना। मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, 23 इंटू 91 करवा के बताओ भाई, 23 इंटू 91, कटना तो कोई है ही नहीं है ना। दोनों ये प्राइम नंबर है और ये भी 13 से और 7 से कटेगा, नीचे तो 2 है। तो ये हो गया 3 और 2 9 7 9 3 या 27, कैरी आया 2 ना 18 और 20 हो गया, तो ये हो गया 3902। तो आंसर आ गया 2093/2। तो इसको लिख सकते हो 2093/2। ये क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी की पहली 23 टर्म का सम इतना है ना। या इस एपी की ये यहाँ से लेके यहाँ तक 23 ही टर्म थी, तो मतलब इस एपी का जो सम है 7 से लेके 84 तक, अगर कोई एपी लिखी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस 7/2 है, तो अगर इन सबको मैं अगर सम करूंगा तो मेरा सम करने पे आंसर आएगा 2093/2। हमें डेसिमल में नहीं लिखना रहता, हमें फ्रैक्शन में लिख के छोड़ना रहता है। और आपको मालूम है आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म फ्रैक्शन में दी हुई है ना। तो कहीं ना कहीं वो मिसबैलेंस और डिसबैलेंस बना ही रहेगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है ना, कि हमें 34 से लेके एपी 10 तक दी हुई है, ये एक एपी है और इसका मुझे सम निकालना है। तो अगर आपको सम निकालना है तो अभी आपको पता चल गया कि आपको सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, तभी तो सम निकाल पाओगे आप, क्योंकि सम के फॉर्मूले में एन लगेगा और एन आपको नहीं मालूम। तो कहना ये हमें कैसे पता चलता है, तो मैं बोला कि जब आप करते चलोगे ना, जब आप करोगे तो आपको एन मिसिंग दिखेगा। आपको पहले ही पता होना चाहिए ए एन डी, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले एपी में ए एन डी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता करो, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन में फिर सब लगा दो, और नहीं पता तो पहले ये निकालते हैं। तो मैं एन निकालूंगा, तो सबसे पहले ए दिया हुआ है मुझे 34, ठीक है। डी कितना दिया हुआ है, डी -2। कैसे -2, देखो 32 में से 34 गया -2। चलो एन निकालता हूँ, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। क्या फॉर्मूला बनेगा, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाऊंगा, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दूंगा, +1 कर दूंगा। सबको यही पसंद आता है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट आंसर लाओ, इतनी मेहनत मत कराओ, है ना। लास्ट टर्म कितनी 10, फर्स्ट टर्म कितनी 34, कॉमन डिफरेंस कितना -2, +1 बाद में। ये +1 अलग रहता है ना, माइनस का 24 डिवाइडेड बाय -2 +1, कट के कितना आ गया 12 टाइम्स गया और ये 1, तो 12 + 1 आ गया 13। इसका मतलब है ये नंबर ऑफ टर्म कितनी लिखी हुई है 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म है 13। तो मुझे ज़रा बताओगे अगर ये 13 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कितनी होगी 13, है ना। A13 ही आपकी लास्ट टर्म होगी और वही कितनी लिखी हुई है 10। लास्ट टर्म कितनी लिखी हुई है 10, और मैंने ये भी बता दिया जो लास्ट टर्म है उसकी पोजीशन क्या है A13। देखो N13 आए, चलो ठीक है।
अब आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, लगा दो n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n आपको मालूम है 13 है, 13 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो 13/2 a प्लस एल, a कितना है, a है 34, l कितना है, l है भैया 10, ठीक है। 13/2 34 प्लस 10 हो गया 44, क्या 2 से 44 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 22 टाइम्स। क्या 22 और 33 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 13 2 जा 26 होता है, कैरी आ गया 2, फिर 13 2 जा 26 और 2 28, ये आ गया आपका S13। इसका मतलब भी पता होना चाहिए, आपका आंसर आ गया, मतलब इस एपी का जो सम है वो 286 आ रहा है। लेकिन कल आपको कोई इतना दे के भाग जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म ऑफ एपी। एक एपी है जो कि ये लिखी हुई है, इसकी पहली 13 टर्म का जो सम है वो 286 है। मैथमेटिक्स में सिंबल पे जरूर खेलना, A13 लिखा है, इसका मतलब है कि इस एपी की जो 13th नंबर की टर्म है वो है 10, और वही आपकी लास्ट टर्म है, क्योंकि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म ही 13 है, तो जो 13 नंबर पे बंदा होगा वही लास्ट टर्म कहलाएगा, और उसका नाम है 10 और उसकी पोजीशन है 13, ठीक है। ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको मजे आएंगे करने में, नहीं तो फिर तो फिर फॉर्मूला लगाना और आंसर निकालना है, और रटने वाली चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो, और ये चीज़ें सभी समझ में नहीं आ सकती अगर आप स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं साथ साथ, तो बिल्कुल समझ में आएंगी। नहीं चल रहे हैं स्टार्टिंग से, एक लेक्चर के बाद सीधे थर्ड पे आ रहे हैं, तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि आपको मालूम है ये हम पिछले लेक्चर में ही सीख चुके हैं। पिछले लेक्चर में जब हमने 5.2 पढ़ी थी कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने पहला क्वेश्चन करा था इसका, सेकंड क्वेश्चन का, तो कितना गंदा लग रहा था, कोई चीज़ यहाँ कर रहे थे, कोई चीज़ वहाँ कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन देखो कितने सिस्टमेटिक तरीके से करा हुआ, साफ सुथरा लग रहा है। तो यही होता है ना, कि क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें समझानी थी, अब आप समझ गए हैं तो अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें बेस क्लियर हो गया। ए बताओगे भाई कितना, तो आप बोलोगे -5। डी आपको देख के ही पता चलना चाहिए, अलग तरीके से सोचो -5 से -8 बनाना है। कैसे बना होगा -5 से -8, जब किसी ने -3 और ऐड कर दिया होगा, है ना, और घटा दिया होगा और कम कर दिया होगा -5 को, तभी तो -8 बना। चलो ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो, +1 थोड़े दूर करा करें। लास्ट टर्म में भैया माइनस का 230 माइनस फर्स्ट टर्म में -5। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, एक माइनस पहले से था, एक माइनस -5 के साथ था, तो 2 माइनस हो गए, ठीक है। डी कितना है आपका -3, +1 थोड़ा दूर करा। कभी भी एलसीएम नहीं लेंगे, अगर ये पहले सॉल्व करेंगे फिर एलसीएम लिया जाता है। माइनस का 230 और ये प्लस का 5, माइनस का 225 हो गया अपॉन -3 प्लस का 1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या ये दोनों कट रहे हैं 3 से 225, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो सम करो डिजिट का 5 to 7 to 9, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो इसको काटा मैंने, 3 7 जा और 3 5 जा 15, 75 + 1 आंसर आ गया 76। ये आपका एन आ गया, आपका एन आ गया 76। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टर्म है वो 76 टर्म्स है। तो मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो Sn बराबर n/2 a + l, है ना। n मतलब अपना 76 निकला, तो 76/2। a आपको मालूम है -5, l आपको मालूम है -230, है ना। साइन में गड़बड़ मत करना, और n यहाँ भी रखाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम टाइम बचा लें, ये तो आप कर ही लेंगे। मेन मुद्दा है कि आप कहानी यहाँ तक ले आए, बस बहुत बड़ी बात है ना। इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। आपने सॉल्व करा गो और आपका आंसर आ जाएगा S76 का, ठीक है। हर बार देख रहे हैं आप यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टाइम पता है। क्या हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। वो वाला फॉर्मूला क्या कहता है, Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1d। n हमें मालूम है 76 है, a हमें मालूम है -5 है, n हमें मालूम है 76 है, और d हमें मालूम है कितना है -3। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन आप सोच के देखो, इसमें कैलकुलेशन कम है कि इसमें, आप बोलोगे इस बार इसमें कम है, मतलब इसी फॉर्मूले में कैलकुलेशन कम रहती है। तो अगर आपको लास्ट टर्म पता तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करें,
लास्ट टर्म नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, बात एक ही है, हर क्वेश्चन में 2 मेथड लग ही जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से ना थर्ड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है, मतलब करीबन 9 या 10 क्वेश्चन है ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ना। इन लोगों ने क्या करा है कि क्वेश्चन को ना वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपलेस्ट कर दिया है। मतलब इनने पूरी वर्ड प्रॉब्लम में से, मतलब पूरे वर्ड प्रॉब्लम में से जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है वो हटा के मेन मुद्दे वाली चीज़ें बता दी हैं आपको। तो जो आगे के क्वेश्चन भी हैं वो इसी के बिहाफ पे हैं, तो इनको बड़े आराम से करना। इन क्वेश्चनों में ये क्या करेंगे, आपको सारा डाटा दे देंगे, एपी नहीं देंगे, डाटा दे देंगे और आपसे बाकी की चीज़ें पूछेंगे। जैसे इन्होंने बोल दिया A5 है, ए कितना है 5 है, ये देखो A5 दे दिया, D3 दे दिया, AN दे दिया 50, मतलब एक एपी की एन से टर्म 50 है। हमें पता ही नहीं कौन सी टर्म 50 है, कोई सी ना कोई सी तो होगी 11 नंबर पे या 12 नंबर पे या 15 नंबर पे, उसका नाम नहीं बताया, वो आपको फाइंड करना है। और एसएन फाइंड करना है, एसएन मतलब जितनी भी टर्म होंगी उनका सम फाइंड करना है। पहले तो टर्म फाइंड करना है कितनी टर्म है, ठीक है। एपी देंगे ही नहीं, एपी देंगे नहीं, लेकिन एपी तो आप खुद भी बना सकते हो अगर ए और डी मिल जाए। देखो ए और डी मिल गया तो आप एपी खुद बना लोगे, लेकिन हालांकि हम भी एपी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। एपी क्यों बनाना, एपी डी क्यों जाती है, ए और डी फाइंड करने के लिए और बाकी की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें फाइंड करने के लिए। अगर वो पहले से ही बनी बनाई चीज़ें दे रहे हैं तो हम एपी क्यों बनाएंगे, तो एपी नहीं बनाई जाती। मुद्दे की बात यह है कि जो डाटा मिल गया है उसके बिहाफ पे हमें सॉल्व करना रहता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका जो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में बता रहा है पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले गिवन लिख दो। सबसे पहले क्या लिख दो, गिवन। आप बोलोगे लिखा तो हुआ, तो हम बोलेंगे आप, ये तो पेपर में लिखा होगा, आप कॉपी में उतारोगे ना, तो कॉपी में उतारोगे तो सबसे पहले डाटा लाइन वाइज लिख दो। A5 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, AN 50 दिया हुआ है। सबसे पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में लिखो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें N फाइंड करना है एंड SN फाइंड करना है। सारा डाटा साफ दिखना चाहिए। अब इनमें देखो कि कौन सा किसका फॉर्मूला होता है, क्या ना, ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए का कहाँ फॉर्मूला होता है, ये मतलब फर्स्ट टर्म। डी का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, AN का फॉर्मूला होता है भैया। अगर AN का फॉर्मूला होता तो लगाओ। ये कौन सी स्टेप है, दूसरी स्टेप। पहली स्टेप में गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, दूसरी स्टेप में देखा इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसे हम यूज कर सकते हैं। SN का फॉर्मूला भी यूज ही नहीं कर सकते, पहले AN का फॉर्मूला यूज करो। गिवन में देखो कि किसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे बाकी का डाटा मिलेगा। आपको N नहीं पता, चलो ठीक है, तो हमें कैसे सोल्व करेंगे, क्या ना भैया, AN बराबर 50 दिया हुआ है, AN का फॉर्मूला मुझे मालूम है, A + N - 1 D होता है, मैंने लगा दिया। A मुझे मालूम है 5 होता है, N तो मुझे निकालना ही है, और D मुझे मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। अगर कभी भी एक इक्वेशन बन रही है, चाहे वो कितनी भी बड़ी इक्वेशन बन रही है, अगर उसमें एक वेरिएबल दिख रहा है तो आपका आंसर पक्का आ जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो आंसर नहीं आएगा, हमेशा इक्वेशन बनेगी। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन लगती हैं, एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन लगती है। इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है तो आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं जरा, N - 1 3 एज इट इज, 5 उस साइड माइनस में गया तो 45 हो गया टोटल, 3 से 45 कट दिया यहीं से 15 टाइम्स, N की वैल्यू कितनी आ गई, -1 उस साइड गया तो 16। ये कैलकुलेशन आपको इतनी ही जल्दी करनी आनी चाहिए। फिर से देखो, सबसे पहले प्लस वाला उस साइड माइनस में गया तो 50 - 5 45 हुआ, 3 से 45 15 टाइम्स कट जाता है। हमें N की वैल्यू चाहिए थी तो -1 उस साइड गया तो +1 हो गया, तो N कितना आ गया, 16, N मिल गया। आपका एक आंसर आ गया, देखो एक आंसर आ गया, टिक कर दिया। अब क्या निकालना है, SN। SN का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, SN भैया फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A + N - 1D। क्या ना, लास्ट टर्म वाला क्यों नहीं लगा रहा है, लास्ट टर्म नहीं पता, क्या निकाल तो सकते हैं ना। मैंने बोला पहले ही सिखाया था कि दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, लेकिन लगाना कोई एक है, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हो। आपको मालूम है लास्ट टर्म कितनी होगी, अगर एपी में 16 टर्म है तो उसकी जो लास्ट टर्म क्या होगी, वो होगी A16। A16 कैसे निकलेगा, A + 15D से, A पता है, D पता है, रख दो, लास्ट टर्म मिल जाएगी। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देना। लेकिन 2 फॉर्मूले क्यों लगाऊं जब मेरा एक ही फॉर्मूले से काम बन रहा है, तो इसलिए नहीं लगा, लेकिन लग सकता है, ये पता होना चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ भाई, N कितना है, कितना आया 16, तो 16 आ गया, ये हो गया 16/2। 2A, A कितना है 5, तो डायरेक्ट रख दे रहा हूँ
10 हो गया टोटल, है ना। n आ गया था आपका 16, 16 माइनस 1 मतलब 15 हो गया। और d कितना आया था आपका, d दिया है क्वेश्चन में 3। बहुत बढ़िया, देखो कितने जल्दी सॉल्व हो गया। 16/2 8 होता है, 10 अपनी जगह, 15 + 3 45 होता है, 45 + 10 हो गया 55। 55 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 340, है ना। फिर भी कर लो, 0 4 30 34 340, ये आ गया S16। क्या आ गया, S16। एक एपी है जिसकी फर्स्ट 16 टर्म का सम 340 है, यही आपको फाइंड करना था। एन हमें मालूम था 16, तो हमने एन 16 लिख दिया। तो आपने देखा यही क्वेश्चन अभी तक हम करते आए थे, लेकिन वहां एपी दे देते थे आपको, ए दे देते थे, ए आप निकालते थे, डी आप निकालते थे, और बाकी डाटा भी आप निकालते थे। इस बार उन्होंने सारा डाटा सामने पेश कर दिया और इसके बिहाफ पे आपसे चीजें पूछ ली। यही करना है। फिर से देखो, है ना। सबसे पहले गिवन लिखो, फिर टू फाइंड लिखो, फिर देखो कि गिवन में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको किस चीज का फॉर्मूला दिया है। कहना ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। भैया ए एन का फॉर्मूला होता है, लगाओ। जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। कहना अब कोई फॉर्मूला है ही नहीं, अगर गिवन का काम खत्म, अब देखो अब आपके आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर जाओ टू फाइंड पे, सीधे टू फाइंड पे मत जाना। ये एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मिला और शुरू हो गए करने। पिछले क्वेश्चन में याद है हमने जब करा था, हमें एन फाइंड करना था, उससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लगा के बताया कि एन फाइंड करना क्यों है। मैं सीधा नहीं बोल सकता था क्योंकि एन मिसिंग था तो आंसर कभी आता ही नहीं, इसलिए पहले एन फाइंड करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करने। अच्छे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। अगर आप ये 10 क्वेश्चन करने में सक्षम है, कर पा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आपका एपी का काम बन गया भाई। देखो गिवन लिखते हैं, ए कितना दिया है 7, A13 कितना दिया है 35। क्या फाइंड करना है, आप बोलोगे फाइंड करना है मुझे D एंड S13, ये लिख लिया। दूसरी स्टेप क्या थी, गिवन के पास जाएंगे, गिवन से पूछेंगे बताओ तुम्हारे पास किस चीज का फॉर्मूला था। ये बोलेगा मेरा तो ए का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो नहीं लगाया। A13 का फॉर्मूला होता है, A13 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 12D, A + 12D, ये फॉर्मूला होता है। A13 मतलब an का फॉर्मूला लगा दो, उसमें n की जगह 13 रख दो। या सबसे अच्छा तरीका, A13 है तो एक d कम लिख दो, मतलब 12D लिख दो, और a तो लिखना ही है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ, 7 प्लस का 12D = 35। 12D 35 उस साइड माइनस में गया तो 28 हो जाएगा, है ना। 28 टोटल 28 हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 28/12, किससे कट रहा है 4 से, 4 3 जा 4 7 जा। d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, ये d आ गया। एक आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। S13 का फॉर्मूला क्या बनेगा भैया n/2, Sn का फॉर्मूला लगेगा, Sn का फॉर्मूला लगेगा n/2, 2a + n - 1d। n बोलो तो आप बोलोगे, देखो n, अब बोलोगे क्वेश्चन में n कहाँ दिया है, तो देखो ये 13 लिखा ना, ये n दिया है, क्योंकि Sn होता है तो जो नीचे बैठा रहता है वो n होता है, तो यहाँ 13/2। बहुत बढ़िया। 2a हमें दिया हुआ 7, तो 2 का मल्टीप्लाई करके 14 लिख दे रहा हूँ। n मेरा 13 में से 1 गया 12 हो गया, और d आया मुझे 7/3, ये 7/3। ठीक है, देखो 3 से 12 कट गया 4 टाइम्स, 4 7 जा 28, 28 में 14 ऐड कर दो, 28 में 14 ऐड करेंगे 42 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, बाहर तो 13/2 बैठा था और यहाँ हो गया 42 हुआ। एक बार और चेक कर लेते हैं, 28 और 14 38 42 हो गया, 42 ही लिखा है मैंने। 12 से 21 टाइम्स गया, 21 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 1 जा 13, 3 कैरी आया 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो कितना आंसर आ गया 273। कितना आंसर आया 273। ये आंसर किसका आया S13 का, S13 का आंसर आया 273। तो आपने क्या देखा कि आपने D भी मिल गया और S13 भी मिल गया। अब इस क्वेश्चन की एक कमाल की बात सीखो, है ना, इस क्वेश्चन की एक कमाल की चीज सीखना। इतना मिटा रहा हूं, दिख गई मुझे इसलिए बता रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला। इस क्वेश्चन में हम Sn वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो तो हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा और आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा,
क्योंकि फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। n कितना है, कहना भैया 13 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, n/2 मतलब 13/2। a कितना है भैया, a 7 है। l कितना है, l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी होगी, तो कहना भैया अगर 13 टर्म का सम निकालना है तो जो लास्ट टर्म होगी वो 13th नंबर की टर्म होगी, और 13th नंबर की जो टर्म होगी, 13th जो टर्म होगी उसको मैथमेटिक्स में बोलेंगे अपन A13, मतलब जो A13 होगा वही लास्ट टर्म होगी, बिल्कुल A13 ही आपकी लास्ट टर्म होगी। और A13 तो भैया उन्होंने हमें दिया हुआ है ना 35, कहना अच्छा मतलब उन्होंने लास्ट टर्म दे दी थी बातों बातों में, आपने नोटिस नहीं करी। ये जो A13 लिखा ना ये लास्ट टर्म है। ये कब पता चला, ये मुझे तब पता चला जब यहाँ पे इस पे देखा कि अरे यार यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, 13 टर्म का ही सम पूछ रहा है और A13 दिया है, इसका मतलब है लास्ट टर्म उन्होंने बातों बातों में मुझे दे दी, जबकि उन्होंने मेंशन नहीं करी थी। ये आपका नॉलेज डिसाइड करता है कि यार ये जो टर्म लिखी हुई है यही 13th टर्म है और यही लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म में 35 लिख सकता हूँ, बिल्कुल है ना, क्योंकि L मतलब लास्ट टर्म और लास्ट टर्म में 35, A13। सॉल्व करते हैं, 13/2 ये कितना हो गया 41, नहीं 42, 2 से गया 21, 31 और 21 को मल्टी 13 × 21 करो, 13 एकम 13, 3 13 26 273 आ गया। क्या वही आंसर आया जो पहले आया था, देखो भाई पहले मेथड से और दूसरे मेथड से आंसर सेम आया, ये फर्स्ट मेथड से आंसर आया, सेकंड मेथड से आंसर आया। तो आपने क्या देखा कि इसी क्वेश्चन में हमने दूसरा मेथड भी लगा दिया, जो कि हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आसान पड़ा क्योंकि इसमें लास्ट टर्म निकालनी नहीं पड़ी, लास्ट टर्म आपको पहले से दी हुई थी। तो ये आपका नॉलेज डिसाइड करता है कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको एक जगह जाना है, सपोज करो भोपाल से इंदौर जाना है, आपके पास कार भी है बाइक भी है, दोनों चीज़ों से पहुंचा जा सकता है, और मैं तो कहता हूँ पैदल भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस से जाएं। अगर आपको बगल में किराने की दुकान पे जाना है तो आप पैदल जाओ, कार निकालोगे उतने में तो वो रखो, निकालोगे, पार्किंग करोगे, फिर उतरोगे कार से, कितना टाइम खर्च होगा। पहुंच कार से भी सकते थे लेकिन हम पैदल जाएंगे, लेकिन अगर कहीं ज़्यादा दूर जाना है हमें तो पैदल नहीं जाएंगे, हम कार से जाएंगे। इसी तरीके से ये फॉर्मूले काम करते हैं, दोनों फॉर्मूले हर क्वेश्चन में लग जाएंगे, हर क्वेश्चन में आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, 99% क्वेश्चनों में लग जाएंगे, लेकिन लगाना कोई एक है, कौन सा, जो आपको लगे कि आप इससे जल्दी पहुंच पाओगे आंसर तक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्पीड बढ़ाएंगे हम, है ना, अब स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अब हम समझ गए बेस कहानी कैसे काम कर रही। चलो अब आप हम गिवन नहीं लिख रहा है, क्यों, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि भैया गिवन हमें लिखना है, फिर टू फाइंड लिखना है, फिर गिवन में जो सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसका इस्तेमाल करना है, फिर टू फाइंड पे जाना है ना। तो अब हम यही कर दे रहे, दिया हुआ है A12 कितना दिया हुआ है 37, A12 मतलब ये गिवन ही है ना, A12 मतलब A + 11D की वैल्यू है 37। भैया D तो 3 दिया हुआ है तो मैंने बोला बिल्कुल रख दो, 3 यहाँ रखोगे तो 33 हो गया, ये हो गया 37। A कितना मिल गया, डायरेक्ट 4 मिल गया। अब कैलकुलेशन भी आप स्पीड बढ़ाया करें यार, है ना, कि ओरली कर लिया भैया, देखो 3 रखा तो 33 हो गया, 33 उस साइड माइनस में जाएगा तो A4 आ गया। करो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। चलो A मिल गया, गिवन में और कोई किसी का फॉर्मूला नहीं होता, D का फॉर्मूला होता नहीं, इसका होता है, लगा दिया, A मिल गया। अब फाइंड पे आते हैं, फाइंड में पहला आंसर आ चुका है, A कितना मिल गया है आपका 4 मिल गया है। फिर क्या चाहिए, S12 चाहिए, S12 का फॉर्मूला कैसा लगेगा, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मेरे मन साथ में लगवाना, n/2, n मतलब 12 जो यहाँ लिखा रहता है वही रहता है, 2a, a मतलब 4 प्लस n-1d, दिमाग में याद रखना n-1d, n-1 मतलब 12 - 1 11, और d कितना, d अभी आपको दिया था 3, मतलब आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, एक स्टेप बचा ली, कौन सी स्टेप बचा ली, n ये वाली, 2a + n-1d। आप मन में फॉर्मूला सोचते गए और कॉपी में उतारते गए। एग्जाम में आपको पूरा तरीके से करना है, फॉर्मूले वगैरह का नंबर मिलेंगे फॉर्मूले के भाई एग्जाम में। घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो इनमें टाइम बचाओ ना, ये लिखने में टाइम बचाओ, ये कैलकुलेशन में टाइम बचाओ, ये फॉर्मूला मन में सोचो, इम्प्लीमेंट डायरेक्ट करो, इनमें टाइम बचाओ। नहीं तो ऐसे बेसिक से एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो फिर कभी नहीं हो पा रहे वाले मैथ्स सच्ची। मैथ्स का मतलब होता है जहाँ जगह दिख रही है पेपर में, कहीं भी इतनी सी जगह दिख रही है उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर डाला,
इतनी ख़राब राइटिंग में सॉल्व करा कि आपको ही समझ में आया, बस किसी को और को समझ में ही नहीं आना चाहिए, आए भी ना, आपको मालूम है लेकिन ये आपने कैसे करा। तो ऐसे होता है, जल्दी सॉल्व करो। ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, ये 33 हुआ, है ना। 33 8 41 हो जाएगा, 6 × 41 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और 2 44। तो ये आपका आ गया S12, है ना, S12। आसान क्वेश्चन था यार, ये तो आप भी कर लेते, गलती करा दी आपको करा के, है ना। टाइम बचा लेता मैं आपको देके, है ना, आप कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो गिवन में 2 डाटा दिए और दोनों के फॉर्मूले होते हैं, A3 का भी फॉर्मूला होता है और S10 का भी फॉर्मूला होता है, और D निकालना है और A10 निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले छोटा वाला, मतलब nth टर्म वाला। A3 कितना दिया है 15, A3 आपको 15 दिया है, 15 का मतलब होता है A प्लस का 2D = 15, है ना, A प्लस 2D। भैया इसके आगे तो ये सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, क्योंकि 2 फॉर्मूले लगने वाले हैं, 2 फॉर्मूले बनने वाले हैं, जिसका मतलब है 2 इक्वेशन बनेंगी, इसलिए तो उन्होंने 2 टर्म का फॉर्मूला दिया है आपको। अब S10 वाला यूज करते हैं। S10 कितना दिया है 125, इसके आगे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि 2 वेरिएबल मिसिंग है A और D, और एक ही इक्वेशन दी है तो कभी आंसर नहीं आएगा। अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो यही एक इक्वेशन से आंसर आ सकता है। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगेगा, वही n/2 2a + n/2 2a + n-1d। लास्ट टर्म तो पता नहीं है तो हम वो वाला लगा नहीं सकते, तो यही लगाएंगे। n मतलब भैया 10 लिखा हुआ है, तो 10/2 मतलब 5 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। 2a तो मालूम नहीं है, n मुझे मालूम है 10 है, तो 10 - 1 9 हो जाएगा, और d भी मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ये हो गया 125। सॉल्व करो, क्या ये 5 से 125 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, 25 × 5 125 होता है, ये 25 बार गया। ये कितना हो गया, 2a + का 9d = 25। ये भी सॉल्व नहीं होगी, इसको इक्वेशन 2 नाम देके छोड़ दिया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन है, दोनों में सेम वेरिएबल है A और D, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन के 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, और दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए। मेथड कौन से लगाओगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मेथड है, ग्राफिकली तो कोई लगाता नहीं है, हाँ तो 4 मेथड है। हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को उठाओ, पहली इक्वेशन लिखी हुई है भैया A प्लस का 2D = 15, दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 2a + 9d = 25, 2a + 9d = 25। हाँ, कैसे सॉल्व करा जाता है, क्या ना भैया दोनों का फर्स्ट वेरिएबल का हम कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो कैसे सेम बनाएंगे, यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 2a + का 4d = 30। फिर इसमें मल्टीप्लाई करा 1 का, तो 2a + का 9d = 25। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नीचे वाले बंदों के साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये पूरा कट गया, क्योंकि 2a में से 2a गया, क्योंकि अब 2a का नया साइन माइनस हो गया है। 4d में से 9d गए तो माइनस का 5d बचा। 30 में से 25 गया तो 5 आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू -1 आ गई, ये माइनस उस साइड चला गया। क्या ना भैया d मिल गया। अब a कैसे मिलेगा, ये d उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम किस में पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली, बिना मल्टीप्लाई करने वाली, या किसी में भी कर दो जिसमें आपकी इच्छा। मैं इसमें कर दे रहा हूँ, a + 2d = 15, ये फर्स्ट इक्वेशन। d की वैल्यू -1 रखनी, -1 रखोगे तो ये -2 हो गया, तो ये हो गया 15। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -2 उस साइड प्लस में चला गया, तो a की वैल्यू 17 हो गई। तो आपने देखा a और d मिल गया आपको। फाइंड क्या करना था, d फाइंड करना था, तो पहला आंसर तो आ गया, यहीं आ गया था। A10 फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, A10 कैसे फाइंड होगा भाई, A10 यहीं की यहीं कर दे रहा है, A + 9d, A भी चाहिए था इसलिए तो मैंने A निकाला। A कितना है 17, है ना, +9, D कितना है -1, ये हो गया 17 माइनस का 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे हिसाब से 8 आ जाएगा आंसर। तो D का आंसर आ गया आपका -1, ठीक है, और A10 का आंसर आ गया आपका 8। इस क्वेश्चन में अच्छा क्या था कि जो गिवन दिया था उसमें 2 टर्म दी थी और दोनों के फॉर्मूले होते हैं।
तो अगर दो टर्म है और दोनों के फॉर्मूले हैं तो दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो वेरिएबल के आंसर आएंगे, उन दो वेरिएबल की मदद से जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेना आप। इतना आसान था। चलो अच्छा क्वेश्चन था, सीखने वाला। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, चलो कितने फॉर्मूले, अब आपको दिमाग चलने लगा होगा, आप बोलने लगोगे अब मैं गिवन देख के बता सकता हूं कि कितने फॉर्मूले लगने वाले। डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बिल्कुल सही है। एस एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2। लगाएं फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d = 75 दिया हुआ है। n की वैल्यू रखो 9, जो नीचे लिखा रहता है वही n रहता है। a दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया है ना, 2a रहने दो, एक जो नहीं दिया उसको सेम लिखा रहने दिया। n मतलब 9 दिया तो 9 - 1 8 हो गया, और d 5 दिया हुआ है तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 75। अब जरा कैलकुलेशन सॉल्व कराना है ना। कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करें, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये 2a + 40 तो ये हो गया अंदर वाला है ना, ये 75 अपनी जगह, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में गया क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाएगा, और 9 डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इससे ज़रा देखो क्या क्या सॉल्व हो रहा है भैया, कि फ्रैक्शन में ही आंसर आने वाला है। 3 3 जा 9 है ना, और 3 2 जा, और 3 5 जा 15। अब आंसर फ्रैक्शन में आएगा है ना, तो ये हो गया 2a + का 40, ठीक है, ये हो गया 50/3, 50/3, ये 40 उस साइड माइनस में चला गया तो 2a की वैल्यू आ गई 50/3 - का 40। एलसीएम ले लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके है ना, 50/3 तो 50 - का 120, तो ये आ गया 2a है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 50 - का 120/3, जो कि आप खुद भी कर लेंगे है ना जल्दी से कैलकुलेशन। कितना आ गया, का 70/3 आ गया, ये 3 से 70 कट जाएगा 35 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई का 35/3, ये आपका a आ गया। फाइंड क्या करना था, a फाइंड करना था। चलो a फाइंड हो गया, पहला आंसर आ गया। बड़ा अजीब सा आंसर आया यार, एक बार चेक करो है ना, कभी भी ऐसे आंसर आना तो एक बार चेक कर लिया कर यार है ना। तो ये देखो n/2 2a + n - 1d 75 दिया था, 9/2 लिख दिया, 2a d 40 9 8 40, सही है। पता है आपको फ्रैक्शन आया क्यों, क्योंकि ये 9 ना 75 को पूरा नहीं काट पा रहा था, 9 की टेबल में 75 आता नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन बना। अगर ये आता होता तो ये फ्रैक्शन नहीं बनता, और फ्रैक्शन नहीं बनता तो हमारा आंसर भी फ्रैक्शन में नहीं आता है ना। 2a + 40 75 × 2 9 है ना, 3 3 जा 25 50/3 - 40 50 120 - का 70/3 है ना, और -70/3, तो ये 70 फिर किससे काट दिया, 2 से 35, सही है। ए आपका -35/3 है ना। चलो अगर चेक हो गया हो तो आगे बढ़े अपन। अब A9 फाइंड करना था, एक तो मिल गया A9 कैसे फाइंड होगा, तो ये A9 का मतलब है a + 8d, और हमें a भी मालूम है, अब भी आपने निकाला का 35/3, और d कितना आया है, d शायद आपको 5 दिया था, कितना दिया था, हाँ 5 ही दिया हुआ था, कुछ नहीं है नीचे तो 1, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो, -35 + 50 का 20/3। अच्छा मतलब ये भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो का 20/3, तो पहला आंसर आ गया, दूसरा आंसर आ गया। देखा, आपको मालूम था, देखो गिवन में सिर्फ एक फॉर्मूला लगना था, तो एक फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ गया। चल 5 क्वेश्चन हो गए, अगला देखो आप, छठवा। अब थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं है ना, अब कैलकुलेशन भी आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। चलो गिवन में A2 दिया है, ठीक है, D दिया है, SN, सिर्फ इसी का फॉर्मूला लग सकता है, लगा दो, क्या होगा n/2। अब n की जगह n ही रखना है, क्योंकि देखो इन्होंने n की जगह n ही रखा है, तो हम भी n की जगह n ही रखेंगे। 2a + n - 1d ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू आपको 90 दी हुई है, जो वैल्यू पता है वो रख दो, कहना भैया n की वैल्यू नहीं पता इसलिए नहीं रख पा रहे हैं। a हमें मालूम है 2 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, n हमें नहीं मालूम, ठीक है, और d हमें मालूम है 8 दिया हुआ है, = 90। जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व कराओ। ये 2 उस साइड मल्टीप्लाई में हो गया तो 180 हो जाएगा, और ये n का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले अंदर का सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करूँगा। 4 + का 8n - का 8,
अभी तक कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मल्टीप्लाई की, पहली बार पड़ रही है ना। ये 2 को मैंने 90 के पास पहुंचा दिया तो मल्टीप्लाई में चला गया तो 180 हो गया। ठीक है, ये n अपनी जगह है ना, ये हो गया आपका अंदर 8n माइनस का 4 सॉल्व करने के बाद 180। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, हो गया 8n स्क्वायर माइनस का 4n। 180 से बोला आप भी इस साइड आ जाओ भाई ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो सारा डाटा एक ही साइड दिखे, तो ये भी इस साइड आ गया। ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहला क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ लिखें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सॉल्व करने के आपके पास तरीके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है, सीरीधराचार जैसे कंप्लीटिंग द फॉर्मूला भी बोला जाता है, फॉर्मूला मेथड भी बोला जाता है ना, दूसरा नाम सीरीधराचार है, जौन सा लगाना है। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा इसे सॉल्व करा जा सकता है। कैसे? सबको 4 से डिवाइड कर दूं। किससे कर दूं? 4 से। आपको मालूम है जिससे इससे जितना क्वेश्चन छोटा कर सकते हो कर दो। 4 से कर दिया तो ये बन गया 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45। सही है, 4 4 जो 16 2 बिल्कुल। इससे क्या कैलकुलेशन सॉल्व होगी। अब कैसे सॉल्व करें? अब आपके पास मेथड है, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहा हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ। क्या कहता है, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम करने पर कितना आए, हमें ऐसा 2 नंबर चाहिए जिनका सम करने पर आए कोएफिशिएंट ऑफ n मतलब -1 के बराबर। लेकिन उन्हीं दोनों नंबरों का जब मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो आना चाहिए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मतलब 2 मतलब 90 के बराबर। प्रोडक्ट करने पे -90 आए, सम करने पे -1 आए। सोच पा रहा है डायरेक्ट नंबर आप? मैं तो सोच पा रहा हूँ। क्या है, पहला नंबर हो जाएगा -10, दूसरा नंबर हो जाएगा 9। कैसे निकाला? इसके फैक्टर करके निकाला है ना। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है, अलग से वीडियो भी बनी है सिर्फ फैक्टराइजेशन के ऊपर, इसलिए हम यहाँ टाइम बचा रहे हैं। इन 2 नंबरों का सम करो, जरा -1 आ रहा है, क्या प्रोडक्ट करने पे 90 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये वो 2 नंबर हो गए बस। अब इससे सॉल्व कर लो, इसको मिटा रहा हूँ है ना, -10 और प्लस का 9, तो -10 -9 n को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 10n प्लस का 9n लिख सकता हूँ। ऐसे ही करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व। दोनों नंबर बीच वाले टर्म को सेपरेट कर लिया 2 नंबरों में। ये देखो 2 नंबरों में पहले से क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा भैया, n-5 बचेगा। फिर यहाँ से प्लस का 9 कॉमन आ रहा है तो n-5 बचेगा। फिर पूरे में से कॉमन ले लिया n-5, तो क्या बचा, 2n प्लस का 9 भी बच गया। अगर 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट कभी भी 0 आ रहा है तो या तो पहले वाले ने 0 दिया होगा, तो इससे अगर हमने 0 से कंपेयर करा तो n की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैंने इसको 0 से कंपेयर करा, बीच में और आता है 2n प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू -9/2 आ गई। जैसे ही मेरी वैल्यू n की वैल्यू -9/2 आई, मैंने ब्रैकेट में नीचे लिख दिया नेगलेटेड। क्या लिख दिया, नेगलेटेड। मतलब ये वैल्यू मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा आप सोचो। आपको मालूम है जब चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी तो आपको n बताया था। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में होंगी, पॉजिटिव होंगी और ग्रेटर देन 0 होंगी। ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ तो ये नेगेटिव भी आ रही, फ्रैक्शन भी आ रही। अगर ये नेगेटिव भी नहीं आता तब भी मना कर देता कि n 9/2 नहीं हो सकता। और अगर ये माइनस का 9 आ रहा हो तो तब भी मना कर देता क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है बताओ। एक रो में कुछ लोग बैठे हैं, आप क्या बोलोगे, कहना भाई आप 5वें नंबर पर बैठे हो, आपकी पोजीशन 6 है। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आपकी पोजीशन 3/2 है। 3/2 मतलब 1.5वीं पोजीशन पे कौन सा बंदा बैठता है। या आप -2 पोजीशन पे बैठे हो। -2 पोजीशन क्या होती है, पोजीशन को हमेशा पॉजिटिव नंबर में काउंट किया जाता है। पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर में। तो n जो है हमेशा नेचुरल नंबर होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा, n इज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। ना ही ये नेगेटिव हो सकती है, ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकती है। तो मैंने मना कर दिया, नेगलेटेड। रीजन नहीं लिखना रहता, लिखना है तो लिख दो कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन। ना ये फ्रैक्शन हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती। तो आपका n कितना आया, तो भैया हमारा एक ही आंसर माना गया, n बराबर 5। तो हमने पहले आंसर को n बराबर 5 हमारा पहला आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था कि भाई सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2 आंसर आए, 2 में से एक को मना कर दिया। कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा कि दोनों आंसर आए, एक हमेशा नेगलेटेड हो जाता है। चलो n बराबर 5 आ गया। अब क्या निकालना है, दूसरी टर्म में निकालना है an। an कैसे निकलेगा, an निकलेगा भैया उसके फॉर्मूले से a + n - 1d,
है ना। ए कितना है 2, एन कितना है 5, 5 - 1 4, डी कितना है 5, 2 प्लस का 20, आंसर आ गया 22। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए 5, मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 22, क्योंकि ये कोई ना कोई एपी तो है जिसकी टर्म्स लिखी हुई है, जिसके बारे में दिया हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब हर क्वेश्चन में अलग चीज़ें सीखने को मिले ना। और आप ये मान के चलना, अगर ये आपसे बन रहा है तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आपसे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मतलब अगर ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिए ईमानदारी से तो आपको पूरा चैप्टर आता है, क्योंकि वाकई में ना वर्ड ही प्रॉब्लम रहेंगी। ये इन्होंने पूरा इंग्लिश के वर्ड को हटा के मैन उठा के दे दिया कि ना भैया ये डाटा है, इसके बिहाफ पे सॉल्व करो। आ जाओ इस बार फिर अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गिवन में 3 टर्म दी हुई है, 1 2 3, और जिसमें से फॉर्मूले 2 के होते हैं, है ना। लगाओ जरा, ए एन बराबर कितना दिया है 62, तो फॉर्मूला लगाओ। तो आप बोलोगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू तो मैं रख दूंगा, चलो पहले लिख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 62। ए कितना दिया है 8, तो ए की जगह 8 रख दिया, प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 62। यहाँ पे एन माइनस 1 डी, 8 उस साइड माइनस में चला गया, कितना हो जाएगा 60 54 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल मिसिंग है, और अगर 2 वेरिएबल मिसिंग है तो आंसर तो आना नहीं वाला, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने बोला नहीं कर रहा, करने की जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर दूंगा, पहले से क्यों करके वो टाइम खराब करूं, हो सकता है मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े। चलो फिर आते हैं इस, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब इसकी बारी आई, इसका भी फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर कितना दिया 210, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 210। एन मतलब नहीं मालूम तो n/2 ही रहा, 2a मालूम है तो 8 है तो 2a हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 डी। आप बोलोगे नहीं मालूम, जरा ध्यान से देखो, n माइनस 1 डी कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भैया, ये तो पूरा का पूरा यूज में आ गया। आप सही कह रहे थे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। मल्टीप्लाई तब करो जब आपको मालूम हो कि मल्टीप्लाई ही करना, बाद में जरूरत पड़ी भैया मल्टीप्लाई करने की तो कर देंगे ना। कहाँ है मैथमेटिक्स में, कहीं भी कर दो मल्टीप्लाई, पहले से करके क्यों बैठ रहे जब पता ही नहीं है कि जरूरत पड़ने वाली कि नहीं। एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 54, तो इस पूरा की जगह 54 हो जाएगा, इस पूरी टर्म की जगह। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि देखो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है एन, जो मैं निकाल लूंगा। सॉल्व करवाओ 54 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर ले, है ना। इसके बाद n/2 अपनी जगह, 54 प्लस 16 हो जाएगा 70, है ना। तो ये हो गया 70 इक्वल्स टू कितना चल रहा है 210। 70 से 2 10 गया 3 टाइम्स, ये 3 उस साइड 2 उस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू आ गई 6। क्या निकालना था, n निकालना था, तो n मिल गया, एक आंसर आ गया। d कैसे मिलेगा, तो मैंने बोला जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें n मिल गया, तो अब उसमें जगह पुट कर दो n की वैल्यू, तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी हुई थी 54, n 6 है तो 6 रखोगे तो 6 माइनस 1 5 डी इक्वल्स टू 54 हो गया। तो भैया d इक्वल्स टू 54/5 हो गया, बिल्कुल आपका d भी मिल गया, है ना, d भी मिल गया, n भी मिल गया। तो आपने देखा कैसे हुआ क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन था। आपने क्या सीखा कि कभी मल्टीप्लाई मत करो जब तक बोला ना जाए, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन देखते क्या है 8th क्वेश्चन। ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, ए और देख के ही मालूम चल रहा होगा कि यार आपको भैया यार इसमें भी 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक ए एन का लगेगा एक एस एन का, क्योंकि डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो जल्दी लगाओ। अब थोड़ा अपन फास्ट करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहे हैं ना। ए एन इक्वल टू 4 दिया है तो इसका मतलब है ए तो आपको पता ही नहीं है, प्लस एन भी नहीं पता, एन माइनस 1 डी कितना है 2 इक्वल टू 4। ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, है ना, तो यहीं छोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सॉल्व हो सकता था, कैसे मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा 2 भी चला जाता, लेकिन नहीं कर रहा है, छोड़ो। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन कितना माइनस का 14 लगाओ भाई, n/2 तो n तो पता ही नहीं, फिर आता है 2a भी नहीं पता, है ना, a भी नहीं मालूम, प्लस का n माइनस 1 भी नहीं मालूम, d पता है 2 है, d 2 है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 14 है, ठीक है, माइनस का 14 है। अब आपको कोई डाटा पता है क्या इसमें से जो आप यूज कर सकते हो,
आप बोलोगे n-1 की वैल्यू पता है मुझे, है ना, लेकिन अगर मैं n-1 की वैल्यू भी यूज़ कर लूँगा तो भी एक वेरिएबल मिसिंग रह जाएगा, है ना, क्योंकि n-1 की n-1 इंटू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - a, तो यहाँ पे 4 माइनस का a आ जाएगा, तो फिर भी एक a रह जाएगा और n रह जाएगा, तो आंसर नहीं आएगा। फिर क्या करें, है ना। एक तरीका मुझे दिख तो रहा है, मैं इस तरीके पे घुस गया हूँ, तो इससे आंसर आएगा कि नहीं बस इतना सोच लेने दो। क्योंकि देखो एक इक्वेशन तो फिर भी रह ही जाएगी यार, कहीं ना कहीं से एक इक्वेशन तो रह ही जाएगी, है ना, एक ए रह जाएगा, वो ए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कहना क्या करा जाए भैया आप बताओ। तो मैं बोलूँगा इस बार ना फंस रही कहानी, एस एन का हर बार ये वाला फॉर्मूला काम कर जाता था, इस बार ना इस फॉर्मूले में ना एक वेरिएबल मिसिंग आ रहा है ना, एक वेरिएबल मिसिंग आ रहा है। हालांकि कर सकते हो पहुंचना, तो फिर भी इससे पहले बता देता हूँ, है ना, फिर अपन दूसरा मेथड से तो करेंगे जो इसका आसान वाला है। क्या ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। आप बोलोगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा, तो मैंने बोला बिल्कुल कर दो, a प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू 4, यही है। मैंने बोला ठीक है, a प्लस का 2n अपनी जगह, a प्लस का 2n अपनी जगह, माइनस का 2 उस साइड प्लस में चला गया तो 6 हो गया, तो ये a और n के फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई, बना दी। फिर क्या करें, यहाँ तक आ गए थे आप, n/2 अपनी जगह, ठीक है। अब जो जो इसमें डाटा में वैल्यू पता है वो पुट कर दो, तो देखो 2a अपनी जगह, अंदर मल्टीप्लाई कराती हो गया 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 14, है ना। तो इसमें किस किस की वैल्यू पता है भैया, भैया मुझे 2n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, या ऐसे भी सोच सकते हो कि इस a के 2 टुकड़े कर दो, ये क्या बन जाएगा a प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 14। a प्लस 2n की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो a प्लस 2n की वैल्यू कितनी रखा जाएगी 6, यहाँ पे a प्लस 2n की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, n/2 बाहर एज इट इज बैठा हुआ है, ये a पहला वाला a एज इट इज, a प्लस 2n की वैल्यू मैंने 6 रख दी, माइनस का 2 इक्वल्स टू में माइनस का 14 चल रहा है। चलो यहाँ से क्या हो गया n/2, ये कितना बन गया a प्लस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 14, अंदर मल्टीप्लाई करो 14 को 2 को तो वहाँ पहुँचा दो तो -20 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये an हो गया प्लस का 4n हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 28 हो गया, ठीक है। ये a और n के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन बन गई, a और n के फॉर्म में कौन सी इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई, ये देखो a और n, और ये भी a और n। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आप बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी बता दे रहा हूँ भैया, है ना, अभी और बता दे रहा हूँ आपको। a की वैल्यू यहाँ से निकालो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 2n, वो मेथड नहीं लगेगा एलिमिनेशन मेथड, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। a की वैल्यू कितनी आ रही 6 - 2n, ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये बन गई 6 माइनस का 2n इंटू n प्लस का 4n इक्वल्स टू -28। फिर इसके बाद ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 6n माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का 28। फिर इसके बाद इसको थोड़ा और ऊपर सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस का 2n स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 2n स्क्वायर एज इट इज, 6n प्लस 4n कितना हो गया 10n, ये हो गया 10n, -28 से बोला आप इस साइड आ जाओ तो वो हो गया प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, चाहो तो 2 कॉमन लेके काट दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो n की 2 वैल्यू आएंगी, n की 2 वैल्यू रखेंगे, इनमें से एक हमेशा नेगलेटेड हो जाएगी, या तो वो नेगेटिव में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी, एक वैल्यू जो नेचुरल नंबर है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मुझे n मिल जाएगा, इसे सॉल्व करके आपको n मिल जाएगा, n उठा के कहाँ रख दोगे, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, a मिल जाएगा। और अगर आपको n और a मिल गया तो आपका काम यहाँ से खत्म हो गया, है ना। ये था एक पहला तरीका, इसमें लेकिन थोड़ा लंबा गया, क्यों, क्योंकि आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1dy, इसमें लंबा गया। ये आपको लगाने के बाद पता चलेगा कि अरे यार इसमें तो थोड़ा लंबा जा रहा है, पहले नहीं मालूम चलेगा। तो क्या ना इसका आसान तरीका कौन सा है, दूसरा वाला, तो मैंने बोला चलो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। और जल्दी कैसे होगा करके देखते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना आप, है ना, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्या कॉमन ले लेना इसमें, देखो पहले चाहो तो आप इसमें
अरे मिट ही गई, वो तो आप कर ही लोगे। चलो दूसरा तरीका बताते हैं इसी क्वेश्चन को करने का। मेथड 1 है ना, मेथड 1 थोड़ा लंबा गया, मेथड 2 सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से करते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम बच रहा है इसमें। एस एन कितना दिया हुआ है -14, तो फॉर्मूला क्या होता है कहना भैया n/2 और a + l, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस बार क्योंकि उससे तो मेरा लंबा जा रहा है। ठीक है, n/2, तो n तो मुझे दिया नहीं हुआ तो n की जगह n रखूंगा, 2 अपनी जगह। a भी मुझे नहीं मालूम, क्या लास्ट टर्म भी तो नहीं मालूम मुझे, तो जरा ध्यान से देखो, लास्ट टर्म वो देते नहीं हैं लेकिन दे भी देते हैं, मतलब देते आपको समझ में नहीं आती, वो बोलते नहीं है सीधा सीधा कि ये लास्ट टर्म है। आपको कितनी टर्म का सम निकालना है, आप बोलोगे n टर्म का सम निकालना है। सोचो एक एपी में n टर्म है तो उसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो nवें नंबर पे बैठी होगी, और nवें नंबर की टर्म दिखी तो हुई है 4। अगर एपी में 8 टर्म है और जो लास्ट टर्म होगी वो A8 होगी, क्योंकि 8वें नंबर पे जो टर्म होगी वही तो लास्ट है, क्योंकि उसके आगे तो एपी गई नहीं। तो इसका मतलब है कि Sn दिया हुआ है -14, मतलब इस एपी में n टर्म है और जो लास्ट टर्म होगी वो an होगी। तो इसका मतलब है कि l की जगह मैं an रख सकता हूँ, बिल्कुल l की जगह आप an लिख सकते हो, जो लास्ट टर्म है वही an है, जो an है वही लास्ट टर्म है। ठीक है, इक्वल्स टू -14। सॉल्व करो भाई, अब ये हो गया n/2 अपनी जगह, a दिया हुआ है क्या आपको, नहीं, प्लस an आपको 4 दिया हुआ है, an आपको 4 दिया हुआ है, इक्वल्स टू में -14 चल रहा है। सॉल्व करो, ये हो गया 2 साइड चला गया, n का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये an हो गया प्लस का 4n हो गया, ये हो गया -28। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे फिर वही 2 वेरिएबल फंस गए, है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, अब इक्वेशन 1 को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अब डाटा की जरूरत पड़ रही है मुझे, है ना। तो इसको अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन गई, a प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू 4। a प्लस का 2n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, a प्लस 2n की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा, मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं पहुंचेगी अभी दोबारा, है ना। ये भी तो हमने वहीं से निकाला था लेकिन इससे थोड़ा जल्दी आ गया, उससे थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो रही थी, है ना, बस इतना फर्क था। सेम जो अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही बन जाएगी। अब क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल अलग अलग होते हैं। तो फिर क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई 6 माइनस का 2n, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल के छोड़ दो। a की वैल्यू 6 माइनस 2n कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सेकंड में। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a की जगह रखना है 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n, a की जगह n अपनी जगह प्लस का 4n माइनस का 28। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये 6n माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का 28। ठीक है, थोड़ा तरीके से लिख दिया तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। देखो इसे कहते हैं 280, कहाँ से कर दिया भाई, इसे कहते हैं किस्मत। वो इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी, मैं उसे सॉल्व करना चाह रहा था लेकिन गलती से हाथ लग गया बोर्ड में तो मिट गई। फिर मैंने बोला चलो अब आप ही कर लेना, आप तो कर ही लोगे, सीख चुके हो आप, है ना, लेकिन मैं करना चाह रहा था वो मिट गई। जब मैंने दूसरा मेथड करा तो वही इक्वेशन, फिर वही इक्वेशन आ गई, तो मुझे तो एंड में करना ही पड़ा। तो जहाँ मैं वो नहीं कर पा रहा था वहाँ ही, तो पहला मेथड में और दूसरे मेथड में क्या फ़र्क देखा हमने कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़े जल्दी बन गई, उसमें थोड़े टाइम बाद बनी थी, मतलब 5-6 स्टेप ज़्यादा लगी, दोनों में थोड़ा सा मेथड ज़्यादा लगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग रहा है और इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है, दो मेथड लग रहे हैं और दो फॉर्मूले लग रहे हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ, किससे डिवाइड कर दूँ, -2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव रखा करें, है ना, आसान होता है। करा तो ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 5n और ये हो गया माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। क्या इसको मिटा दूं भाई, है ना, इसको मिटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ सॉल्व करें, अलग से करनी पड़ेगी, जगह तो है नहीं मेरे पास, है ना। तो मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूँ जो मेरे काम का नहीं है, इतना मिटा देता हूँ, है ना। चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कराओ मेरे साथ। क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम आ जाए -5 लेकिन प्रोडक्ट कितना है
जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -14 और कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मतलब -1 के बराबर। क्या सोच पा रहा है कि ऐसे दो नंबर जिनका सम -5 आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट करने पे -24 आ रहा है? मैं सोच पा रहा हूँ, आपने भी प्रैक्टिस करी होगी तो आप भी सोच पा लेंगे, है ना, कि एक -7 ले लो भैया और एक +2 ले लो। प्रोडक्ट करने पे -14 आ रहा है, सम करने पे -5 आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, -7n + 2n -14 = 0। n कॉमन ले लिया तो ये n-7 हो गया, +2 कॉमन ले लिया n-7 हो गया। यहाँ से n-7 कॉमन ले लिया और यहाँ से n+2 बच गया। दोनों को 0 से कंपेयर करा तो पहले ब्रैकेट से n की वैल्यू आ गई 7 और दूसरे ब्रैकेट से n की वैल्यू आ गई -2। -2 को मैंने मना कर दिया, नेगलेटेड लिख दिया। नेगलेटेड क्यों? क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है n बराबर 7 मेरा आंसर है। बिल्कुल n बराबर 7 आपका आंसर है। ये कि मैंने आपको बताया भी था 2 आंसर आएंगे, एक आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो n आपका 7 आंसर है। तो आपका पहला आंसर आ गया n। a कैसे मिलेगा? ये n उठा के किसी इक्वेशन में रख दो, थर्ड में रख दे रहा हूँ, है ना, पोटेन इक्वेशन थर्ड में रखवाओ भाई। a बराबर 6 - 2 और n की जगह 7 रखना है, तो यहाँ 7 रख दिया, तो -14 6 - 14 जो कि आ गया -8। ये आपका a आ गया, आपका -8 और n आ गया आपका 7। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, दोनों मेथड से देखा, दोनों मेथड में सिर्फ 3-4 स्टेप का फ़र्क था, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, बस और कुछ तो था नहीं। लेकिन कमाल की बात देखो यार, वो कितना अच्छी चीज़ देते हैं अगर लोगों की नज़र ना पड़े तो, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP पूछा हुआ है और उसकी n टर्म दे दी। इसका मतलब है उन्होंने बातों बातों में लास्ट टर्म दे दी कि भैया इस AP में n टर्म है और जो n टर्म है, जो लास्ट भी टर्म है वो 4 है। इसका मतलब यही l है और यही an है और यही 4 है। ये उन्होंने बातों बातों में दे दी। अगर ये किसी की नज़र नहीं गई तो फिर वो नहीं बता पाएगा, हालांकि फिर वो पहले वाले मेथड से कर लेगा, 5 स्टेप लंबी चली जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। ये वाला देखते हैं, गिवन। ये तो आसान है, n दिया, ये दिया हुआ है, क्योंकि गिवन में देखो 3 चीज़ें दी हुई हैं, फॉर्मूला सिर्फ एक का होता है, किसका? s का फॉर्मूला कितना है? 192। आप बोलोगे ये s के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख देना n है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अगर n कुछ नहीं लिखा मतलब वो n टर्म का सम है। क्या होता है फॉर्मूला? क्या ना भैया, n/2 2a + n - 1d = 192। n हमें मालूम है 8 है, तो 8/2 लिख दिया। a हमें 3 दिया हुआ तो ये 6 हो गया, n हमें 8 दिया तो ये 7 हो गया, d मुझे निकालना है और इक्वल टू में 192। इतना आसान है, तो बिल्कुल एक ही बार में आंसर आ गया। बिल्कुल ये 4 टाइम्स चला गया, इस 4 से मैंने इस 192 को 4 जा और 3 8 जा काट दिया, 48 टाइम्स कट गया। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 6 प्लस का 7d = 48 हो गया। 6 उस साइड गया, माइनस में तो हो गया 42 और 7 ने 42 को 6 टाइम काट दिया, तो आपकी d की वैल्यू आ गई 6। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, एक ही बार में आंसर आ गया। तो यहाँ S 192 का मतलब है SN 192 है ना। चलो शायद इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, सेकंड का। सेकंड में 10 क्वेश्चन थे। क्या दिया हुआ? लास्ट टर्म दे दी, ओके। SN दे दिया हुआ है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, अच्छी दी हुई है। टोटल 9 टर्म्स है मतलब n बराबर 9 दे दिया, ओके। SN बराबर 140 दिया लास्ट टर्म। और आपको एक चीज़ बताऊं, लास्ट टर्म 128 है, तो लास्ट टर्म ही क्या होगी? लास्ट टर्म 128 है और ACP में 9 टर्म है, तो इसका मतलब है लास्ट टर्म का नाम होगा A9। यही आपकी लास्ट टर्म है, यही आपकी A9 है, और ये कितना दिया हुआ है? 28। आप बोलोगे इसकी शायद कुछ ज़रूरत पड़ जाए, पड़ सकती है भाई, देखते हैं। SN का फॉर्मूला लगाओ। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a नहीं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2 a + l, क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है। SN की वैल्यू दी हुई है 144, n मुझे दिया है 9, तो 9/2। a मुझे निकालना है और लास्ट टर्म मुझे दी हुई है कितनी? 28। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, है ना। 9 से 144 चला जाता है कितने टाइम? 16 टाइम। 16 9 में 144 होता है ना, बिल्कुल। फिर ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 32 हो गया। ये हो गया a+ का 28 और 28 इस साइड माइनस में आ गया तो a की वैल्यू 4 आ गई।
अरे ये तो एक ही बार में आंसर आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लास्ट टाइम की तो पड़ी, A9 की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे डी बी निकालना होता, इसी क्वेश्चन में अगर डी बी निकालना होता, वो कहते डी बी फाइंड करो, है नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो कैसे करते। हमें पता है लास्ट टर्म 128 है और इस एपी में 9 टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी A9 होगी आपकी लास्ट टर्म। तो A9 कितनी होगी 28, है ना, क्योंकि एपी में 9 टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो A9 है ना, और वो दी हुई है हमें 28, तो ये हो गया A + 2D इक्वल्स टू 28। ए कितना है 4, तो आप यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ पे 2D रख देंगे, यहाँ पे 28 रख देंगे, है ना। 4 उस साइड गया 24, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 24, तो डी आ गया 12। अच्छा मैं डी भी निकाल ली। अगर ए और डी मिल गया, आपसे पूछा एपी भी बता दो, तो आप एक चीज़ और एपी और बता दो। एपी कैसे बताई जाती है कि ना भैया, फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, फिर उसमें डी ऐड करते जाते हैं 16, फिर ऐड करते जाएंगे 28, ये एपी बन गई। ये कुछ एक्स्ट्रा था, है ना। क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था हमारा ए पे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया था, लेकिन और आगे बता दिया। क्या बता दिया, ये इसलिए बता दी जाती है कि यार ये वो चीज़ें हैं जो सीधी नज़र नहीं आती। लास्ट टर्म लिखी हुई है 28, मैं आपसे पूछता, सोचो यार लास्ट टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलोगे भैया अगर एपी में 9 टर्म है तो जो लास्ट टर्म होगी वो A9 होगी, और वही आपको 28 दी हुई है और वही L है। अब मैं इसका फॉर्मूला लगा के इससे डी भी निकाल सकता हूँ। ऐसा दे सकते हैं क्वेश्चन घुमा के, बिल्कुल, है ना। चलो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और है क्या, नहीं है ना। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, इसके 10 क्वेश्चन हो गए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। क्यों, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको भी देखने में दिक्कत होती है ना। तो आप एक लेक्चर इतना 1-1.5 घंटे का सफिशिएंट रहता है, इतना आपका कंसंट्रेशन पावर बच्चा झेल पाता है। फिर इतने में ज़्यादा लंबा लेक्चर ना नहीं देखना चाहिए, वैसे भी स्क्रीन में थोड़ा ब्रेक हो जाना चाहिए, तो ठीक है। और हमें भी बोलने में आसानी होती है, 3 घंटे लगातार बोलने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है। तो पहला लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।